Good evening, students. So, this is our lecture 20 of Bharati Sakshi Diniyam 2023. And in this particular lecture, we are going to cover certain case laws related to section 348 of BNSS that would be read with section 168 of BSA. तो अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 165 से लेके 167 तक की डिस्कशन को कंक्लूड किया था। ठीक है, यहां पर हमने समझा था कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या फॉर्मेलिटीज से आपको कंप्लाई करना है, नोटिस कब भेजना है, कब नोटिस नहीं भेजना है, ये सारी की सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। अब इससे पहले 165 टू 167 से पहले हमने एक बार सेक्शन 348 की डिस्कशन की थी एंड काफ़ी हद तक उसके डिस्कशन को हमने कंप्लीट भी कर लिया था। बट द थिंग इज कि उसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिनको कवर करना इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन, क्योंकि 348 BNSS एंड 168 BSA आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ नेसेसरी कि आपको उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो पता हो। ठीक है, तो वो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एंड थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इन दोनों प्रोविजंस को, 168 BSA एंड 348 BNSS। ठीक है, तो 348 को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं एंड देन कंक्लूड करते हैं इसके ऊपर अपने डिस्कशन को। सो यहाँ पर ये बेसिकली कोर्ट को पावर देता है टू समन अ विटनेस। ईदर द कोर्ट कैन डू इट सुओ मोटो और दे कैन डू इट बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन मूव बाय द प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस। देखिए, जब हमने सेक्शन 168 की डिस्कशन को किया था ऑफ BSA, तो हमने यहां पर यह पढ़ा था कि जज के पास एक इंक्विस्टोरियल पावर है, जज के पास यहां पर प्लेनरी अमाउंट ऑफ पावर है, एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन वो पावर किस किस चीज की है? पावर इस चीज की है कि जज साहब अगर कोर्ट में कोई भी प्रेजेंट है तो उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जज साहब किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं, जज साहब किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के प्रोडक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन हमने ये समझा था 168 के डिस्कशन में कि जज साहब किसी भी विटनेस को समन नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टी या कोई विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है, कोई पर्सन भी अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो उससे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, बट उनके पास 168 के अंदर सुओ मोटो किसी को भी समन करने की पावर नहीं है। फिर हमने इसके रिगार्डिंग CPC के प्रोविजंस को भी रेफर किया था, जहां हमने ये समझा था कि सिविल केसेस में जज साहब किसी को समन करने की पावर कहां से डिराइव करते हैं। एंड देयर आफ्टर हमने सेक्शन 348 करके ये समझा कि जज साहब एक क्रिमिनल केस में कैसे किसी विटनेस को समन कर सकते हैं जिसको लिस्ट ऑफ विटनेसेस में इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो 348 की लैंग्वेज को दोबारा पढ़ते हैं एंड 168 को भी एक बार पढ़ के फिर डायरेक्ट हम लोग केस लॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमें और कुछ डिस्कशन नहीं करना है। सो it says power to summon material witness or examine person present. Any court may, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Sahita, summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case. अब अगर इस प्रोविजन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको दो पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो, पहला पार्ट यहां से लेके यहां तक है एंड सेकेंड पार्ट यहां से लेके यहां तक है। इसके ऊपर के पार्ट में हमने जज को डिस्क्रिशन दिया है, हमने जज साहब को डिस्क्रिशन दिया है कि आपके पास ये डिस्क्रिशन है कि आप क्या क्या कर सकते हो। जब हम बात करते हैं सेक्शन 348 के डिस्क्रिशनरी पावर की, तो पहले यहां पे जज साहब क्या कर सकते हैं, वो सुओ मोटो या फिर based on an application moved by either the prosecution or the defense, the judge can summon any witness. ठीक है, सेम जज साहब यहां पर यह भी कर सकते हैं कि वो किसी विटनेस को रीसमन कर सकते हैं स्लैश री एग्जामिन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर जज साहब या तो खुद कर रहे हैं, ठीक है, अब वो खुद अगर करेंगे ये इसमें से कोई भी काम, मान लो अगर जज साहब जो है वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो जज साहब एग्जामिनेशन करने की पावर कहां से डिराइव करते हैं, वो डिराइव करते हैं 168 BSA से।
ठीक है। बट उनके अब ये अगर उनको करना है, एग्जामिनेशन करना है, उनको क्वेश्चंस करने हैं किसी विटनेस को, तो उस विटनेस को समन करने की पावर कहाँ पे जज साहब के पास? 348 के अंदर, ठीक है। तो अगेन जो ये रीसमनिंग वाला काम है, जो ये री एग्जामिनेशन वाला काम है, ये जज साहब कर सकते हैं, ठीक है। अब या तो ये खुद कर सकते हैं, या तो अगर इसके लिए कोई पार्टी एप्लीकेशन मूव कर रही है तो अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 348 जज साहब को ये भी पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकते हैं विदाउट समनिंग, अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो 348 आपको इतना समझ में आ गया, यहां पर इसका जो पहला पार्ट है। लेकिन अगर इसके सेकंड पार्ट पे आप ध्यान देते तो यहां पे क्या लिखा है? एंड द कोर्ट शैल समन, शैल, देखिए अब यहां पे मैंडेटरी हो गया, पहले तो डिस्क्रिशनरी था। पहले तो हमने जज साहब को पहले पार्ट में एक डिस्क्रिशनरी पावर दी है कि आप चाहो तो समन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये विटनेस जो है ये केस के लिए एसेंशियल हो सकता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि अगर आपको एक जस्ट डिसीजन ऑफ द, आपको उस केस में एक जस्ट डिसीजन फॉर्म करना है, आपको एक जस्टिफाइड डिसीजन फॉर्म करना है, एंड आपको ये लगता है कि कोई मटीरियल विटनेस है जिसके एग्जामिनेशन के बाद आप एक जस्ट डिसीजन फॉर्म नहीं कर सकते, या फिर किसी विटनेस को री एग्जामिन किए बिना या फिर री समन किए बिना आप उस मैटर में एक जस्टिफाइड डिसीजन नहीं फॉर्म कर सकते, तो इट इज मैंडेटरी कि आप उस विटनेस को कोर्ट में बुलाओ, उसका एग्जामिनेशन करो, एंड देन देयर आफ्टर आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करो। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इनको दोनों पार्ट्स को ना हम लोग को काट काट के पढ़ना होता है। पहले पार्ट में हमने जज साहब को डिस्क्रिप्शन दिया है बुलाने का, लेकिन सेकंड में हमने जज साहब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि अगर किसी विटनेस के आने के बाद आप एक जस्टिफाइड डिसीजन फॉर्म कर सकते हो, तो इट इज मैंडेटरी अपॉन यू कि आप उस विटनेस को एज ए कोर्ट विटनेस समन करो, या तो कोर्ट विटनेस एज ए कोर्ट विटनेस समन करो, या फिर अगर प्रोसिक्यूशन या डिफेंस ने कोई एप्लीकेशन लगाया है तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करो एंड देन उसको समन करो। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। 168 एक बार देख लेते हैं दोबारा, बस का फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। द जज में, अगेन डिस्क्रिशनरी, मैं आपको बता दूं 348 और 168 जो है ये दोनों ही एक इनेबलिंग प्रोविजन है। हम इनेबलिंग प्रोविजन किसे कहते हैं? हम उन प्रोविजंस को इनेबलिंग प्रोविजन कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को इनेबल करे कोई पावर एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर or obtain proof of relevant facts ask any question he considers necessary in any form at any time of any witness or of the parties about any fact, and may order the production of any document or thing, and neither the parties nor their representative shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross examine any witness upon any answer given in reply to any such question। तो 168 को हमने ऐसे समझा था कि जज साहब के पास ये पावर है कि वो कोई भी सवाल किसी से भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, और जब उन्होंने कभी किसी से कोई सवाल किया और उससे उस सवाल से उनको विटनेस से कोई जवाब मिलता है, तो यहाँ पर जवाब मिलने के बाद जिस भी पार्टी का वो विटनेस था उसके पास ये राइट नहीं है, या फिर एडवर्स पार्टी के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके, ठीक है। वो उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपको कोर्ट की परमिशन ना मिल जाए, तो दैट इज विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट यू कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन द विटनेस दैट हैज बीन क्वेश्चन बाय द जज। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये पूरा 348 और 168 था, इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है पहले ही, दोबारा इसमें डेल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस क्योंकि मैं केस लॉस पे एंटर कर रहा था ताकि आपको वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोबारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा फाइनल टाइम कि 168 के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं एंड 348 के अंदर समन कर सकते हैं। समन क्यों कर सकते हैं 348 के अंदर? क्योंकि 168 के अंदर जज साहब को ये पावर नहीं दी गई है कि वो किसी विटनेस को समन कर सकें। इज दैट क्लियर? एंड 348 के अंदर 3 विटनेस होते हैं, 3 प्रकार के विटनेस होते हैं। एक होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस, एक होता है डिफेंस विटनेस, एंड द लास्ट वन इज कोर्ट विटनेस। तो जब जज साहब अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए किसी विटनेस को कोर्ट बुलाते हैं तो उसको हम कोर्ट विटनेस कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स रीड द केस लॉज। मैंने बहुत सारे अच्छे केस लॉज आपके लिए प्रिपेयर किए। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब यहां पर आप सेक्शन 311 सीआरपीसी देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाइएगा वी आर रेफरिंग टू सेक्शन 348 बीएनएसएस। ठीक है, ओके। Section 311 CRPC is in 2 parts. In the first part, the word may has been used, which means that the court has the power to summon or re-summon any witness and also to examine any person present in the court, though not summoned as a witness. The word may postulates that the court has the discretion to summon or re-summon.
जो फर्स्ट पार्ट हमने सेक्शन 348 का देखा है वो क्या बताता है कि यहाँ पर जज साहब की डिस्क्रिशन है कि वो किसी विटनेस को समन भी कर सकते हैं और रीसमन भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउएवर the guidelines regarding such summoning or resummoning has been laid down in the later part of section 311 CRPC and the word shall has been used there. लेकिन जो समनिंग की पावर हमने 348 के अंदर जज साहब को दी है उसकी गाइडलाइंस हमें सेकंड पार्ट में मिलता है जहां पे द वर्ड शैल हैज बीन यूज्ड। मतलब अगर आपके पास एक एप्लीकेशन मूव किया गया है किसी विटनेस को समन करने के लिए, या फिर अगर आपने रिटन स्टेटमेंट जो फाइल किया है पार्टीज ने उसको पढ़ते हो और उसको पढ़ के आपको लगता है कि एक विटनेस है बहुत एसेंशियल है जस्ट डिसीजन फॉर्म करने के लिए, तो उसको आपको समन करना है। तो अगर उसको समन करना है तो उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो आपको सेकेंड पार्ट में मिलता है, ठीक है। 10 If the condition of the latter part are satisfied, then it is mandatory to summon or re-summon such witness. तो अगर सेकंड पार्ट सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब कोई विटनेस को समन करना जरूरी है या री समन करना जरूरी है, री एग्जामिनेशन करना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग अ जस्ट डिसीजन, तो इट इज मैंडेटरी कि आप उस विटनेस को समन करो, ठीक है। द कंडीशन इन द लेटर पार्ट इट इज The condition in the latter part is that the evidence of the witness is essential to the just decision of the case. यहां पे word just आएगा, ठीक है। Just decision of the case. Even if the latter part of section 311 CRPC had not been enacted, still the discretion would have been judicial discretion and not an arbitrary discretion, and therefore the court would have summoned or resummoned a witness only इफ इट वॉज एसेंशियल फॉर जस्ट डिसीजन। अगर सेकंड पार्ट को हमने इंक्लूड नहीं भी किया होता 348 BNSS के अंदर, तब भी उसके बिना जज साहब जो है वो अपना अगर जजमेंट फॉर्म करते हैं इस रिगार्डिंग किसी विटनेस को समन करना है कि नहीं करना है, तो वो तभी फॉर्म करते हैं अगर उनको लगता है कि ये विटनेस जो है ये बहुत जरूरी है फॉर फॉर्मिंग अ जस्टिफाइड डिसीजन इन द केस, ठीक है। प्रोसीडिंग्स ऑलवेज हैज टू बी जस्टिस ओरिएंटेड, ठीक है। द नेक्स्ट केस लॉ इज जायरा हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया था कि इसके फैक्ट्स मैं आपको समझाऊंगा, तो इसके फैक्ट्स को थोड़ा समझ लेते हैं, देन देयर आफ्टर वील मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। थोड़े ज्यादा केस लॉज है आई नो। तो जायरा हबीबुल्ला केस जो है इसको हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसको हम कहते हैं बेस्ट बेकरी केस। अब इस केस में हुआ ये था, अब इस केस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सन 2002 में। आपको पता होगा 2002 में गोधरा कांड हुआ था जिसमें एक चलती ट्रेन को आग लगा दिया गया था, ठीक है, जिसमें अराउंड 50+ पीपल वर किल्ड, 50 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। एंड यहाँ पर थोड़े कम्युनल राइट्स इसकी वजह से शुरू हो गए थे क्योंकि ट्रेन पे आग लगाया गया, कुछ लोग मरे, तो इसको एक रिलीजन का एंगल दे दिया गया एंड देयर आफ्टर बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए थे गुजरात में, ठीक है। अब जो ये कम्युनल राइट की जो आग थी ये एक शॉप तक चली जाती है जिसका नाम था बेस्ट बेकरी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि कुछ रिलीजन के लोग, अब देखिए मैं स्पेसिफिकली इसको रिलीजन का एंगल नहीं देना चाहता इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग उस बेकरी के अंदर पनाह लिए हुए थे क्योंकि उस समय राइट्स चल रहे थे, तो लोग कोशिश यही कर रहे थे कि किसी जगह पर छुप के रहें। लेकिन जब ऑपोजिट रिलीजन के लोगों को ये पता चला कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इस बेकरी वाले शॉप के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उस पूरे शॉप को घेर लिया एंड घेरने के बाद उन्होंने शॉप में आग लगा दी। एट दैट मोमेंट उस शॉप के अंदर अराउंड 25 पीपल वर प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें से कुछ लोग जायरा के रिलेटिव भी थे, रिलेटिव एंड उसके पेरेंट्स वगैरह ये लोग भी वहां पर प्रेजेंट थे। आउट ऑफ दिस 25 पीपल 14 वर किल्ड ड्यू टू दैट फायर, ठीक है। उस आग की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है, जिसमें से जहीरा के कुछ रिलेटिव और उसके पेरेंट्स भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। अब यहां पर इस एक्ट के बाद FIR लॉन्च की गई, FIR के बाद ट्रायल शुरू हुआ। तो जहीरा जो यहाँ पर थी शी वॉज अ फीमेल, ठीक है। तो शी वॉज इन्वाइटेड एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड अलॉन्ग विद हर कुछ और भी लोगों को एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट में बुलाया गया था। बट जब उनको कोर्ट में उनकी टेस्टिमनी के लिए बुलाया गया तो दे टर्न्ड हॉस्टाइल, ठीक है। वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में ही बोलना शुरू कर दिए, ठीक है। वो हॉस्टाइल हो गए बेसिकली वहां पर कोर्ट में जाके। जो बयान उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया था उसके एकदम विपरीत बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया ट्रायल के दौरान। अब जब इंपॉर्टेंट विटनेस ही हॉस्टाइल टर्न हो गए थे तो फिर इससे क्या हो गया, इससे क्या होगा,
इससे यही होगा कि ट्रायल के दौरान जितने भी लोगों के अगेंस्ट में चार्जेस लगे थे उनको एक्विट कर दिया गया। ठीक है, अब जब ये एक्विटल हो गया तो जाहिरा हबीबुल्ला पब्लिक में आई। ठीक है, एंड उन्होंने माना ये चीज कि उन्होंने दबाव के अंदर आके, डर के अंदर आके गलत बयान दिया था ट्रायल के दौरान। एक्चुअली क्या हुआ था कि उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया था कि इन लोगों के अगेंस्ट में अगर आपने बयान दिया तो हम आपके अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव एक्शंस ले सकते हैं। तो उस दबाव की वजह से, उस डर की वजह से जाहिरा हबीबुल्ला एंड अलॉन्ग विद जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस थे दे टर्न हॉस्टाइल। ठीक है, देन उसके बाद स्टेट ने इस पर्टिकुलर एक्विटल को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की सेक्शन 348 बीएनएसएस के अंदर, दैट वाज अर्लियर सेक्शन 311 सीआरपीसी रेड विथ सेक्शन 391 सीआरपीसी स्लैश सेक्शन 432 बीएनएसएस। ठीक है, तो हम लोग पहले सीआरपीसी की प्रोविजंस को रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये जो केस है ये सीआरपीसी के टाइम का है। ठीक है, तो 311 के अंदर उन्होंने एक विटनेस को समन किया फॉर द पर्पज ऑफ री एग्जामिनेशन, दैट इज दे ट्राइड टू समन जाहिरा हबीबुल्ला इन द हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट से ये अनुमति मांगने का प्रयास किया कि जाहिरा हबीबुल्ला का बयान दोबारा दर्ज करने की आवश्यकता है क्योंकि इनका जो बयान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। ठीक है, जब आप हाई कोर्ट में किसी विटनेस को समन करना चाहते हो तो आपको 311 सीआरपीसी के साथ में 391 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। ठीक है, 391 सीआरपीसी जो है वो हाई कोर्ट को इनेबल करता है कि वो एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये एप्लीकेशन मूव किया हाई कोर्ट में, एंड हाई कोर्ट ने क्या किया, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है इसको मूव किया गया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोट्रैक्शन एंड फॉर कॉजिंग डिले। ठीक है, इस ग्राउंड पर उन्होंने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। देन द मैटर वेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ कि यहां पर क्या 348 की एप्लीकेशन को मूव किया जा सकता था हाई कोर्ट में कि नहीं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एफर्मेटिव में जवाब दिया। ठीक है, बेसिकली यहां पर बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो हमारा जो कंसर्न है वो खाली 311 सीआरपीसी के साथ है। ठीक है, बाकी इश्यूज में हमें एंटर नहीं करना है। मैं आपको जजमेंट बताता हूँ क्या है। हाई कोर्ट ने फाइनली यहाँ पे डी नोवो ट्रायल ऑर्डर किया था। डी नोवो मतलब यहाँ पर फ्रेश ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था एविडेंसेस को पेरूज करने के बाद। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आ गई ना जाहिरा हबीबुल्ला की, कि ट्रायल कोर्ट में जो जाहिरा हबीबुल्ला थी शी टर्न्ड आउट हॉस्टाइल। ठीक है, शी वेंट हॉस्टाइल अलॉन्ग विद हर जितने भी प्रोसिक्यूशन विटनेस थे वो भी हॉस्टाइल हो गए। बाद में पब्लिकली आके उन्होंने बयान दिया कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया था, हमें डराया धमका गया था, जिसकी वजह से हमने ट्रायल कोर्ट में अपना बयान नहीं दर्ज करवाया। फिर इसके बाद ये मैटर अपील में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद 311 सीआरपीसी रेड विद 391 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को मूव किया गया जाहिरा हबीबुल्ला को दोबारा री एग्जामिन करने के लिए। हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। देन द मैटर वेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी यहां पर। द कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ समनिंग ऑफ ज़हीरा शेख amount to rectification of mistake, her testimony is essential for just decision of the case and therefore the court allowed the application under section 311 CRPC। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि इस एप्लीकेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज बिना जाहिरा हबीबुल्ला के बयान के आप एक जस्टिफाइड डिसीजन फॉर्म नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट केस पे आते हैं, मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 सुप्रीम कोर्ट। आइए इसके फैक्ट्स को भी पढ़ते हैं मंजू देवी के। ठीक है, तो मंजू देवी केस में क्या हुआ था? मंजू देवी केस में क्या हुआ था, जो स्पाउसेस थे मतलब पति पत्नी, दे गॉट मैरिड इन राजस्थान। ठीक है, फिर जो हस्बैंड है उसकी जॉब लग गई नाइजीरिया में, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही नाइजीरिया शिफ्ट हो गए। ठीक है, हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों ही नाइजीरिया शिफ्ट हो गए। ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है, वाइफ जो है इसकी एक अननेचुरल डेथ हो जाती है। तो जो नाइजीरियन डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो नाइजीरियन डॉक्टर्स होते हैं वो इसका पोस्टमार्टम करते हैं एंड दे फॉर्म द कंक्लूजन कि वाइफ की डेथ जो है इट कॉज ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, दैट इज गला घोट के इसको मारा गया है। ये उन्होंने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि नाइजीरिया एंड इंडिया के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी उस टाइम पर, अभी भी होगी शायद से। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्यूज था उसको इंडिया भेज दिया गया उसका ट्रायल करवाने के लिए। जब वो इंडिया आया,
एक्स्ट्राडिशन के अंदर, तो उसके अगेंस्ट में सेक्शन 302, 304B एंड 498 आईपीसी के अंदर चार्जेस फ्रेम किए गए एंड उसका ट्रायल शुरू किया गया। ठीक है, अब यहां पर जो इंडियन डॉक्टर्स थे, जब उन्होंने फीमेल की बॉडी को एग्जामिन किया तो दे फॉर्म द कंक्लूजन कि यहां पर उसका जो एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ है, ठीक है, अब देखिए यहां पर जो चार्जेस फ्रेम किए गए थे हस्बैंड के अगेंस्ट में, उनको आप तब तक प्रूव नहीं कर सकते जब तक कि आप ये कंक्लूड ना कर लो कि एग्जैक्टली वाइफ की डेथ कैसे हुई है। अब जो डॉक्टर्स थे, इंडियन डॉक्टर्स, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को पेरूज किया तो देवर ऑफ द ओपिनियन कि हम यहाँ पे क्लियरली स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि वाइफ की डेथ कैसे हुई थी। ठीक है, तो दे सेड कि यहाँ पर नाइजीरियन डॉक्टर को कोर्ट में बुलाने की बहुत आवश्यकता है, सिर्फ वही बता सकता है कि एग्जैक्टली वाइफ की डेथ कैसे हुई थी। ठीक है, तो नाइजीरियन डॉक्टर्स को समन करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 311 सीआरपीसी के अंदर एप्लीकेशन मूव किया। अब इस एप्लीकेशन को लेके, मतलब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी कर दिया, देन द मैटर वेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, लेट्स रीड इट। Yes. The court held that additional evidence shall not be received as a disguise for retrial or for changing the nature of trial or to protect the trial. Protect का मतलब होता है डिले कॉज करना। ठीक है, सेक्शन 311 CRPC cannot be used to fill the lacuna of the prosecution or the defense. It cannot be used to cause an advantage or disadvantage to a party. मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि 311 CRPC या फिर 348 BNSS की पावर को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते कि आप ट्रायल में डिले कॉज करो। ठीक है, अक्सर करते हैं, अक्सर आप किसी भी फिजूल के विटनेस को कोर्ट में समन करते हो ताकि ट्रायल में थोड़ा समय और बर्बाद हो, क्योंकि अगर एक विटनेस को भी समन करना है ना प्रॉपरली, तो एक विटनेस को समन करने में भी कम से कम कोर्ट का 4 से 5 महीने का टाइम चला जाता है अगर डेट्स लगते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पस जो है 311 सीआरपीसी का वो ये है कि आप एक जस्टिफाइड डिसीजन फॉर्म करने के लिए किसी विटनेस को बुला रहे हो, वो विटनेस इतना एसेंशियल है कि उसके बिना आप एक जस्टिफाइड डिसीजन कभी फॉर्म ही नहीं कर सकते। तो ये याद रखना है आपको कि 311 की पावर को आपको ऐसे एक्सरसाइज नहीं करना है कि ट्रायल में डिले हो, या फिर अगर कोई पार्टी का इंटेंशन है कि ट्रायल में डिले कॉज करना है तो उस इंटेंशन को भी आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है, रादर इट शैल बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज फाउंड दैट इट इज एसेंशियल टू अ जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। In this case, the court allowed the application as the Nigerian doctor is the one who conducted the post-mortem and it is him who can actually reveal the real cause of death. कोर्ट ने यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी 311 CRPC की उसको एक्सेप्ट करवा दिया एंड दे सेड बिकॉज द नाइजीरियन डॉक्टर इज द वन हु कंडक्टेड द पोस्टमार्टम। ठीक है, अब देखिए पोस्टमार्टम मरने के तुरंत बाद होता है ना, तब आप अच्छे से पता लगा पाते हो कि एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ क्या था। ठीक है, अब काफी टाइम बाद जब उसकी बॉडी इंडिया आई, जब इंडियन डॉक्टर्स उसको एग्जामिन किया तो वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि प्यूट्रिफिक्शन हो चुका था, बॉडी सड़ चुकी थी काफी हद तक। ठीक है, तो इसीलिए जो नाइजीरियन डॉक्टर है उसको कोर्ट में बुलाना बहुत एसेंशियल था फॉर फॉर्मिंग अ जस्टिफाइड डिसीजन इन द केस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है नताशा सिंह वर्सेस सीबीआई। इसके फैक्ट को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। लेट्स रीड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The power to summon under section 311 CRPC relates to material witnesses and it can be exercised at any stage for the purpose of a just decision in the case. But this power should be exercised judiciously and cautiously. A witness shall not be summoned merely for the purpose of rectification of a mistake of a party. तो यहाँ पर कोर्ट ने यही बोला कि ध्यानपूर्वक आपको इस पावर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई ऐसा विटनेस समन ना हो जाए जिससे आप कोई छोटी सी मिस्टेक थी ना उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हो। आपको सिर्फ मटेरियल विटनेसेस को ही कोर्ट में समन करना है ऐसे स्टेजेस पे जब प्रोसिक्यूशन या डिफेंस एविडेंस जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब उनको विटनेसेस को बुला के एग्जामिन करने का टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको अगर कोई मटेरियल विटनेस है तब आप उसको बुला लो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक के पर्पज से कोई विटनेस को बुला रहा है तो उसको आप अलाउ करो, उसको आप डिसअलाउ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट केस है UT of Dadra and Nagar Haveli versus Fateh Singh. It's SINH. It is not SINGH. Mohan Singh Chauhan, 2006 Supreme Court. In the present case, the accused was tried for the charge of murder. बड़ा important case है ये। ठीक है, during the stage of anticipatory bail application and further at the stage of remand application, accused took the defense of alibi. अब इस केस में क्या हुआ कि जो accused था उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे। मर्डर के चार्जेस लगने के बाद उसने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव की और उस दौरान उसने बोला कि ये मर्डर मैं करूंगा कैसे जब मैं उस जगह पर प्रेजेंट ही नहीं था, मतलब उसने प्ली ऑफ एलाबाई लिया। फिर जब रिमांड एप्लीकेशन की बात आई तो वहां पर भी उसने सेम डिफेंस लिया कि मैं तो उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं था तो मैं यहां पर उसका मर्डर कैसे करूंगा। ठीक है, आगे
His plea was this, that at the time of offense he was present in the collectorate office. It is collectorate. ठीक है. He was present in the collectorate office with the collector and the two other officers. But at the prosecution evidence stage, the prosecution did not summon the collector or his other officer. The defense at the defense evidence stage proved the plea of alibi by summoning and proving the evidence of two officers at the collector's office. Now the prosecution applies for summoning of the collector as it was his office in which the meeting was conducted. The defense opposes this application on the ground that it would amount to a rectification of a mistake. मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इस केस में क्या हुआ. सो इस केस में हुआ ये कि जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे. ठीक है. जब उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे तो उसने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को मूव किया एंड अलॉन्ग विद दिस उसने रिमांड एप्लीकेशन के टाइम पर भी यही प्ली. एक मिनट, सॉरी, आई एम सो सॉरी. हाँ, कहाँ थे हम लोग. हाँ, जब उसे मर्डर का एक्यूजेशन लगा, जब मर्डर के चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे, जब मर्डर के ऊपर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो उसने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को मूव किया एंड उसमें उसने ये ग्राउंड लिया कि मैं तो उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं था. मतलब बेसिकली उसने प्ली ऑफ एलाबाई लिया एंड ही सेड. ठीक है. अब उसने ये डिफेंस जो है ये एंटिसिपेटरी बेल के टाइम पे भी लिया था और रिमांड एप्लीकेशन के टाइम पे भी लिया था. ठीक है. अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि भाई मैं मर्डर करूंगा कैसे, मैं तो कलेक्टर के ऑफिस में था एंड कलेक्टर के ऑफिस में सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ दो ऑफिसर्स और थे. ठीक है. ये उसने प्ली लिया कोर्ट के सामने. देन देयर आफ्टर क्या होता है कि ट्रायल शुरू होता है. ठीक है. प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज खत्म हो जाता है. देखिए ये आपका ट्रायल शुरू हुआ. ठीक है. विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल कमेंसेस. पहले आता है आपका प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज. अब प्रोसिक्यूशन को अगर अपने विटनेसेस को एग्जामिन करना है तो वो खाली इस स्टेज पे ही कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद यहां पर आपका आता है सेक्शन 351 BNSS, दैट इज डायरेक्ट डायलॉग एंड ऑल्सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ठीक है. दिस इज द डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड. ठीक है. फिर इसके बाद आपका आता है डिफेंस एविडेंस का स्टेज, देन जजमेंट एंड देन ऑर्डर ऑन सेंटेंस. ठीक है. OS लिख दिया मैंने इन शॉर्ट. तो हाँ, तो अब देखिए यहां पर हुआ क्या कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पर जो प्रोसिक्यूशन था उसने किसी को भी समन नहीं किया. उसने ना कलेक्टर को समन किया, ना ही उन दोनों ऑफिसर को समन किया जिसका नाम एक्यूज ने रिमांड एप्लीकेशन और एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के टाइम पे लिया था. ठीक है. अब जब डिफेंस एविडेंस का स्टेज आया तो दो ऑफिसर्स को एक्यूज ने समन किया कोर्ट में एंड उनसे ये चीज प्रूव करवा दिया कि एक्यूज उस टाइम पर मर्डर के टाइम पर कलेक्टर के ऑफिस में प्रेजेंट था. तो मर्डर करेगा कैसे. अब उसने ये चीज प्रूव कर दिया. तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन है उसने सेक्शन 348 BNSS के अंदर एप्लीकेशन मूव किया. क्यों मूव किया. उन्होंने बोला कि कलेक्ट्रेट का ऑफिस था तो हम कलेक्टर को बुला के पूछ लेते ना एक बार कि ये बंदा वहां पे प्रेजेंट था कि नहीं प्रेजेंट था. तो यहां पर जो डिफेंस है उन्होंने बोला कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, ये काम आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पे कर सकते थे, अभी क्यों कर रहे हो आप तो बेसिकली कोर्ट का समय व्यर्थ करने का प्रयास कर रहे हो. ठीक है. यहां पर ये पूरा इशू खड़ा हो गया कोर्ट के सामने. अब मेरे को एक बात का जवाब दीजिए आप लोग. प्ली ऑफ एलाबाई एक्यूज ने कब लिया था. एक तो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के टाइम पे लिया था और एक रिमांड एप्लीकेशन के टाइम पे लिया था. ठीक है. क्या एंटिसिपेटरी बेल और रिमांड बेल जो भी है रिमांड एप्लीकेशन, क्या ये ट्रायल का पार्ट है. द आंसर इज नो. इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज. ठीक है. अब क्योंकि ये ट्रायल का पार्ट नहीं है तो प्रोसिक्यूशन को ये चीज कैसे पता चलता कि एक्यूज जो है वो प्ली ऑफ एलाबाई लेने वाला है. अरे भैया जब आप कोई डिफेंस लोगे तभी तो उसको हम डिस्प्रूव करेंगे ना. हम ऐसे अज्यूम करके तो नहीं चल सकते ना कि आप कोई डिफेंस लेने ही वाले हो. ठीक है. अब जो एक्यूज्ड है वो प्ली ऑफ एलाबाई कब रेस करेगा. वो प्ली ऑफ एलाबाई तो डी के स्टेज पे ही रेस कर सकता है ना, पी के स्टेज पे रेस करेगा नहीं. प्रोसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पे
तो वो प्ली ऑफ एलिबाई रेस कर नहीं सकता, डी के स्टेज पे ही करेगा, डिफेंस एविडेंस के स्टेज पे। तो उसने वहां पर किया, अब उसने अपना डिफेंस रेस किया एंड अलॉन्ग विद दैट उसको प्रूव भी कर दिया, तो उसको डिस्प्रूव करने का मौका तो हमें प्रोसिक्यूशन को देना पड़ेगा ना। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? प्रोसिक्यूशन को मौका तो देना पड़ेगा ना उसको डिस्प्रूव करने के लिए। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस के टाइम पे वो डिस्प्रूव कर नहीं सकते थे, तो वो कहाँ करेंगे? जब डिफेंस एविडेंस क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने 348 की एप्लीकेशन को मूव किया, 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को उन्होंने मूव किया एंड अब इसको लेके पूरा डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। The main issues to be determined in the given case are whether the summoning of the collector as a prosecution witness after the defense evidence would amount to a rectification of mistake by the prosecution. ये पहला issue था। दूसरा, whether summoning of the collector is essential to a justified decision of the case. As to issue number 1, section 311 CRPC clearly provides for the special power of the court to summon, resummon or to examine a person present in the court at any stage of the proceedings. This is an additional power of the court and is in line with the inquisitorial aspect of judicial proceedings, and it goes with the rule of best evidence. कि भैया आपको जब जजमेंट फॉर्म करना है, आपको जब एक जस्टिफाइड डिसीजन देना है, तो आप उस जस्टिफाइड डिसीजन को बेस करिए ऑन द बेस्ट एविडेंस। तो अगर कोई मटीरियल विटनेस है जो कि बेस्ट एविडेंस है, अगर वो कोर्ट में नहीं बुलाया गया, तो उसको आप बुलाइए 348 के अंदर। आगे, वर इन द कोर्ट कैन टेक पॉजिटिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स to summon witnesses for examination purposes. Such summoning can be done either suo moto or on an application. The latter part of section 311 CRPC clearly states that a witness shall be summoned or resummoned if his evidence appears to be essential to a justified decision of the case. In the latter part, the word shall has been used, which makes it mandatory for the court to summon, or ये हो जाएगा summon or resummon. And in the former part, the word may have been used. कहाँ गया? ये रहा। हाँ, summon as may have been used, which makes it discretionary for the court. However, section 311 CRPC cannot be allowed to be misused by a party for rectification of mistake, as has been observed in the UT of Dadra and Nagar Haveli versus Fateh Singh Mohan Singh Chauhan. ठीक है? Even if it amounts to a rectification of mistake, the witness shall be summoned if it is found to be essential for a just decision of the case. In the present case, the plea of alibi was raised at the stage of bail and remand application, and that is not a stage of inquiry or trial. वही जो बात मैंने आपको बताई थी कि जो plea of alibi है उसको एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एंड रिमांड एप्लीकेशन के टाइम पे रेस किया गया था, ना कि ट्रायल के दौरान। तो प्रोसिक्यूशन बिना जाने किसी चीज को थोड़ी ना रिबट कर सकती है। आगे, हेंस it cannot be said that at these stages the plea of alibi was proved, and hence at the prosecution evidence stage it was not incumbent upon the prosecution to rebut the plea of alibi. तो जब आपको वो चीज पता ही नहीं है कि ऐसा प्ली एक्यूज लेने वाला है डिफेंस एविडेंस के स्टेज पे, तो आप उसको डिस्प्रूव कैसे करोगे? तो हमें तो मौका देना पड़ेगा ना आपको डिस्प्रूव करने के लिए। द occasion for such rebuttal would arise only after the defense evidence stage where the defense has proved the alibi. तो ये मौका आपको कब मिलेगा डिस्प्रूव करने के लिए प्ली ऑफ एलिबाई? जब डिफेंस एविडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। Therefore, in the present case, the prosecution has not committed any mistake by not summoning the collector at the prosecution evidence stage, and hence there is no scope of rectification in the present case. The first issue is decided in नेगेटिव। तो कोर्ट ने यहाँ पर यही बोला कि प्रोसिक्यूशन ने जो ये एप्लीकेशन 311 के अंदर मूव किया है, ये किसी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए नहीं किया है, रैदर इट इज एसेंशियल कि कलेक्टर जो है उसको कोर्ट में बुला के उसका एग्जामिनेशन किया जाए टू फॉर्म अ जस्ट डिसीजन इन द केस। अब इशू नंबर 2 पे आते हैं। इन द प्रेजेंट केस द प्ली ऑफ एलिबाई हैज बीन प्रूव्ड बाय समनिंग ऑफ द 2 ऑफिसर्स ऑफ द कलेक्टर्स ऑफिस, एंड in order to settle that issue, it is essential that the collector who was the head of that office should be summoned and examined. Thus, the requirement of latter part Thus, the requirement of latter part of section 311 CRPC is fulfilled. Interest of justice in this case requires that the collector, ये यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं होगा, fulfilled. Interest of justice in this case requires that the collector shall be summoned as a prosecution witness for examination. His testimony is particularly important in light of the fact that alibi has been proved by the 2 officers. It is important more so in light of the constitutional and jurisprudential essence of section 311 CRPC. It is equitable, just and reasonable to summon such a witness.
द सेकंड इशू इज डिसाइडेड इन द अफर्मेटिव, अकॉर्डिंगली द सेड एप्लीकेशन इज अलाउड। समझ में आ गया आपको ये चीज, ठीक है। तो कलेक्टर को समन करने की जो एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन ने मूव की थी, कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, बिकॉज कलेक्टर का कोर्ट में आके बयान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ए जस्टिफाइड डिसीजन। नेक्स्ट है हरेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द कोर्ट हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 311 CRPC कैन ऑल्सो बी मूव बिफोर द रिविजनल कोर्ट। एट द स्टेज ऑफ रिविजन यू कैन ऑल्सो मूव एन एप्लीकेशन अंडर 311 CRPC, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ समनिंग अ विटनेस। Gaurav Maini versus State of Haryana, 2024 Supreme Court, a conjoint reading of section 311 CRPC and section 165 Indian Evidence Act. This is your 168 BSA. Makes it clear that the trial court is under an obligation to not act as a mere spectator. Rather, it has to play a proactive role to participate in trial proceedings. If a vital witness is not summoned by either parties, then it is obligatory upon the court to exercise their power under section 311 CRPC and section 165 Indian Evidence Act. ठीक है, यहाँ पर यही बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर केस में गौरव मैनी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा कि 168 और 348 की पावर हमने आपको इसलिए दी है ताकि आप एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के ना रहो। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि यू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन द प्रोसीडिंग। पहले आप रह सकते थे म्यूट स्पेक्टेटर, दोनों पार्टीज को सुन रहे हो और अपना जजमेंट दे रहे हो, नहीं, अब आपको एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक जस्टिफाइड डिसीजन फॉर्म करो। तो भले एक विटनेस है, उसको किसी पार्टी ने समन ना किया हो, ना उसके लिए किसी ने एप्लीकेशन मूव किया हो, बट स्टिल आफ्टर गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर गोइंग थ्रू द इंक्वायरी एंड ट्रायल, अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर विटनेस जो है it is essential for the formulation of a justified decision or that the particular witness is material in the case, तो मिस्टर जज साहब, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको समन करो। यू हैव टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल, यू शुड नॉट बी अ मेयर स्पेक्टेटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दीज वर ऑल द केस लॉज। इतना ही सफिशियंट है आपके लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कहीं से भी इससे बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा आपसे 348 में, ठीक है। तो आई होप इन सारे केस लॉस को आप नोट कर लोगे। मैं जल्दी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इट्स टेकिंग मी लॉन्गर, आई नो, टेलीग्राम ग्रुप में, बिकॉज थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, लेक्चर बनाने का टाइम मैं मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ, बट जल्दी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अलॉन्ग विद दैट मैंने राजस्थान APO के लिए भी एक स्पेशल लेक्चर सीरीज चालू की है। पहले BNSS का इस मंथ के एंड तक आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द लॉज, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, सबको मैं कंप्लीट कर दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए अगर आप देख रहे हो उस वीडियोस को, तो ठीक है, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 351 BNSS, दैट वुड बी रेड विथ सेक्शन 168 BSA। ये भी एक ही लेक्चर लेगा। देन देयर आफ्टर विल मूव टुवर्ड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस एंड फाइनली वी विल स्टार्ट विथ रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ सेक्शन 4 जो आपको करने में बहुत मजा आने वाला है सारे सेक्शंस को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।